एक ठंडी दहशत आरुषि के भीतर उतर गई जब बरामदे की पतली दीवार से उसने विकास और उसकी मां निर्मला देवी की आवाजें पहचानी। पिछले कुछ हफ्तों से उसे जो उल्टी आ रही थी, उसका सामान्य गर्भावस्था से कोई लेना देना नहीं था। अब उसे वजह पता चल गई थी। मतलबी मां की बातें बेटे के कमजोर बहाने से पुष्ट होती हुई एक भयानक जाल बुन रही थीं। वे उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जानबूझकर। वे अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा रहे थे, भविष्य के वारिस से, जो उनके खानदान का नहीं था, ताकि घर और जमीन पूरी तरह से उनके हो जाए। दिल छाती में फंसी चिड़िया की तरह पड़पड़ा रहा था। क्या करे, कहां भागे? कुछ भी साबित करना नामुमकिन होगा। कौन उस थकी हुई गर्भवती महिला पर विश्वास करेगा, भले लोगों जैसे गांव वालों के खिलाफ? उसके पास बस एक ही जगह बची थी जहां शायद उसे ठुकराया न जाए। एकमात्र व्यक्ति जो उसका सहारा बन सकता था, भले ही वह उससे नफरत करता हो। आरुषि का बचपन गोबर की गंध और अथक मेहनत से भरा था। जब से पिता राजेश सुषमा देवी को घर लाए थे, जिंदगी लगातार कर्तव्यों का एक सिलसिला बन गई थी। सौतेली मां एक शिकारी पक्षी की तरह उनकी गरीबी में हर कोने में फायदा देखती थी। जब तक पिता राजेश शहर में ठेके पर काम करते थे, सारे घर का बोझ आरुषि के कंधों पर था। वह शिकायत नहीं करती थी, चुपचाप अंतहीन आलू के खेतों से घास निकालती थी, पड़े हुए पशुधन को खिलाती थी। पिता जब आते थे तो एक साए जैसे लगते थे, सुषमा देवी की मर्जी के आगे झुके हुए, जिनकी आंखों में प्यार नहीं, हिसाब किताब की चमक थी। वह खेती बढ़ाने के उनके सारे विचारों का समर्थन करते थे, इस वादे पर विश्वास करते हुए कि वे जल्दी अमीर हो जाएंगे और वह इस नीरस काम को छोड़ देंगे, घर पर रहेंगे। आरुषि का सपना कुछ और था, पढ़ाई का, शहर का, इस घुटन भरी दुनिया से आजादी की एक सांस का। उसका एकमात्र सहारा रोहन था, लंगोटिया यार। वह स्कूल के बाद उसका इंतजार करता था, साथ चलता था, पत्थर उछालता था और चिंता से उसकी आंखों में देखता था। वो तुम्हें बिल्कुल खत्म कर देगी, वह बड़बड़ाता था उसे बुझते हुए देखकर। गोल्ड मेडल के लिए अब मेहनत नहीं कर पाओगी। आरुषि बस हाथ हिला देती थी। उस मेडल का क्या करना था? उसे कोई कॉलेज जाने नहीं देगा। एक बार गांव में खबर फैली, भेड़ियों ने हिम्मत करके रोहन के पड़ोसी रामेश्वर दादा के आंगन पर हमला कर दिया। 90 से ऊपर के दादाजी बंदूक लेकर निकले, लेकिन हड़बड़ी में गलती से खुद के पैर में गोली मार ली। शोर से भेड़िए भाग गए और दादाजी खून बहने के साथ पड़े रहे। पूरा गांव मदद के लिए दौड़ा आया। जो जिसके पास था लेकर आया, उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए, जिसका बेटे और बहू के अलावा कोई नहीं था। बस सुषमा देवी का घर दूर रहा। पूरा बेवकूफ, सौतेली मां ने रूखेपन से कहा। इस उम्र में आंगन में कूदने की क्या जरूरत थी? पिताजी हमेशा की तरह नशे में थे और आरुषि जानती थी कि उसकी राय की किसी को परवाह नहीं है। बाद में वह अपने पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने का सामान था लेकर रामेश्वर दादा के पास पहुंची। वह बरामदे में बैठे थे, धूप में आंखें सिकोड़ डांट रहे थे। नमस्ते मीना बेटी, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नाम भूलते हुए। आरुषि मुस्कुरा दी। रोहन पास बैठा था, रोहन के साथ खेत में काम करते हुए, जहां सौतेली मां ने उसे किसी सज्जा के तौर पर भेजा था। वे दादाजी से मिले थे। वह लंगड़ाते हुए अपने बगीचे से लाई सब्जियां लेकर आए थे। आग के धुएं के पास बैठे रामेश्वर दादा कहानियां सुना रहे थे। उन्होंने सुषमा देवी के पिछले जीवन के बारे में भी बताया, उनके पहले पति के बारे में, जिसे उन्होंने भी अफवाहों के अनुसार खेत का काम करवा करवा कर बीमारी से मार डाला था, और कैसे उनकी मौत के बाद वह खाली हाथ रह गईं, क्योंकि विरासत उनकी बहन को चली गई थी। बाद में तुम्हारे पिता के साथ रहने लगी, बूढ़े आदमी ने निष्कर्ष निकाला। आरुषि ने तब पहली बार सोचा, क्या पिताजी अपनी पत्नी के अतीत के बारे में जानते हैं, या अंधा प्यार और शराब ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था? सुषमा देवी ने हमेशा की तरह दरवाजे पर ही शिकायतों और आरोपों की बौछार के साथ उसका स्वागत किया। बोझ हो, अपने शराबी बाप के कारण तुम्हारा बोझ मैं उठा रही हूं, और अगर तुम यहां अपने बच्चे के साथ आ गई, तुरंत बाहर निकाल दूंगी। आरुषि मुश्किल से आंसू रोक पा रही थी, ये समझते हुए
कि कोई भी विरोध करने से उसे नए काम मिलेंगे। वह चुपचाप कमरे में चली गई, कपड़े बदले और घर से फिसल गई, दोपहर का खाना छोड़ देने का फैसला करके। शाम को उसने रसोई से आवाजें सुनी। पिताजी और सौतेली मां चिल्ला नहीं रहे थे, बल्कि बात कर रहे थे। ये इतना अजीब था कि आरुषि दरवाजे पर ही जम गई। थोड़ी देर में उसे सुषमा देवी ने बुलाया। मेज पर पिताजी बैठे थे, होश में और उदास। सौतेली मां ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए रूखेपन से शर्तें बताईं। पिताजी शराब पीना छोड़ देंगे और 3 गुना ज्यादा काम करेंगे और आरुषि पढ़ाई कर सकती है। लेकिन अगर वह एक बार भी बहके तो वह सब कुछ छोड़कर घर लौट आएगी। आरुषि ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। किसी भी कीमत पर यहां से जाना था। शहर ने उसका बेरुखी से स्वागत किया। पढ़ाई आसान थी, लेकिन छात्रावास में जीवन अजीब सा था। स्थानीय लड़के आलोक से जान पहचान ने कोई गर्माहट नहीं दी। वह सभ्य था पर बेजान सा। मां के साथ रहता था और आरुषि को उसके पास खालीपन महसूस होता था। गांव कम ही जाती थी, जल्दी लौटने की कोशिश करती थी। ग्राम पंचायत से एक फोन कॉल ने शहर की दिनचर्या को तोड़ दिया। माता पिता अब नहीं है। दुर्घटना। खाली घर में लौटना एक दुःस्वप्न बन गया। पड़ोसी, गांव वाले सब सहानुभूति जता रहे थे। पिताजी को याद कर रहे थे जो सुधर गए थे, और सौतेली मां को जो उनके शराब छोड़ने के बाद शांत हो गई थी। आरुष्य दुख और उलझन के बीच से सुन रही थी। अब क्या? दरवाजे पर रोहन आ पहुंचा। मजबूत हो गया था, शरीर भर गया था, आंखों में एक अजीब सी अपरिचित वयस्क उदासी थी। नमस्ते आरुष्य। नमस्ते रोहन। शब्द बेतुके लग रहे थे। वे रसोई में बैठे थे, नहीं जानते थे कि क्या कहे। उन्होंने पिया और पिया। दुख, शराब, जुदाई के साल, सब कुछ घुल मिल गया था। आरुषि जबरदस्त सिर दर्द के साथ जागी, रोहन को बगल में देखकर। घबराहट, शर्म। चले जाओ प्लीज, उसने जैसे तैसे कहा, एक झूठे मंगेतर का बहाना बनाकर। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और फिर वह कपड़े पहनकर चला गया, दिल में दोष की चुभन छोड़कर। बाद में कब्रिस्तान में उसने रामेश्वर दादा को देखा। वे इंतजार कर रहे थे। देखा रोहन कैसे भागा? बूढ़े आदमी ने सीधे सीधे कहा, दिल फट रहा है, वह जा रहा है, मां रो रही है। आरुषि नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। शहर के दूसरी जिंदगी के सपने को तोड़ नहीं सकती थी। उसने बूढ़े आदमी के चारों ओर घूमकर रास्ता लिया, पीठ पर उसकी निगाह महसूस करते हुए, पर मुड़ी नहीं। जाने की तैयारी करते हुए उसने पड़ोसी वीणाताई से वादा किया कि अगर वो घर का ध्यान रखेंगी तो वो उन्हें एक बछड़ी दे देगी। वीणाताई प्रिया की मां, वही जिससे आरुषि को कभी जलन होती थी, अचानक बात करने लगी। प्रिया लौट आई है, बच्चे के साथ। पति से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। गर्भवती हो गई थी, इसलिए शादी कर ली थी, सोचा था बच जाएगी। आरुषि की दुनिया हिल गई। शहर में सुरक्षा, शादी में। उसी क्षण फाटक में रोहन आ पहुंचा, पीला पड़ा हुआ, घबराया हुआ। आरुषि, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। हमारा डॉक्टर तो नशे में है, तुम तो डॉक्टर हो, मदद करो। आरुषि ने बिना सोचे समझे फर्स्ट एड किट पकड़ ली। रामेश्वर दादा लेटे थे, जोर जोर से सांस ले रहे थे। दिल का दौरा। आरुषि ने जो कर सकती थी किया। बूढ़े आदमी को बेहतर महसूस हुआ, लेकिन उसने अस्पताल जाने से मना कर दिया। हर किसी की किस्मत में अपना लिखा है। वह रोहन की ओर देखते हुए मुस्कुराया। किस्मत को धोखा देने की कोशिश मत करो। रोहन पास खड़ा था, गम से टूटा हुआ। डॉक्टर पीता है और मुझे जाना है, आरुषि ने उसकी ओर देखते हुए कहा। नई नौकरी। रोहन उसे नहीं देख रहा था। जाओ, उसने दबी आवाज में जवाब दिया। वह चली गई, लेकिन मुड़कर देखा तो उसे आंगन में नहीं देखा। पहली बार उसे रुकने का मन हुआ, बस छूट गई। वह रुक गई। रामेश्वर दादा कुछ दिनों बाद गुजर गए। शहर में गलती से मिली एक गांव की महिला ने खबर दी। आरुषि को ग्लानि खाए जा रही थी। रोहन शायद उसे दोष दे रहा था। आलोक के पास लौटने की कोशिश नाकाम रही। उसकी मां, एक घमंडी औरत, दरवाजे पर मिली और सीधे सीधे कह दिया कि आलोक को एक लायक शहर की लड़की मिल गई है। जब आरुषि ने घर और जायदाद का जिक्र किया तो लहजा तुरंत बदल गया, लेकिन आरुषि ने खुद को एक सौदा महसूस करते हुए गर्व से मुड़ी और चली गई। शाम को आलोक खुद आ पहुंचा।
खुशामद करते हुए, मुश्किलों और सहारे की जरूरत का इशारा करते हुए। आरुषि ने उसे आर पार देखते हुए, दुबला पतला, पसीने से तर, लालची, उसका रास्ता बंद कर दिया। विरासत में मिले कर्जों का बहाना बनाकर वह गायब हो गया। अफो, आरुषि हमेशा के लिए गांव लौट आई। शराबी की जगह डॉक्टर के तौर पर काम करने लगी। हेल्थ सेंटर वीरान पड़ा था, लेकिन आरुषि शहर से लौटी प्रिया के साथ उसे ठीक कर लिया। गांव की औरतें जो शुरुआत में शक कर रही थीं, उन्हें इज्जत देने लगी। जिंदगी पटरी पर आ रही थी। बस रोहन नहीं था। वह कहीं दूर लकड़ी काटने के काम में लगा था, सिर्फ वीकेंड पर आता था। एक बार हेल्थ सेंटर में कुछ आदमी रोहन को गोद में उठाकर भागे भागे आए। वह जख्मी था, खून बह रहा था। काम पर हादसा हो गया था। जब तक आरुषि जख्म साफ कर रही थी और टांके लगा रही थी, उसका एक सुपरवाइजर फुसफुसा रहा था, भीख मांगते हुए कि रोहन को शहर न भेजे, अस्पताल को खबर न करे, नहीं तो उन सबकी नौकरी चली जाएगी। रोहन के पीले पड़े चेहरे को देखते हुए उसने सिर हिला दिया। सुनीता देवी, रोहन की मां, तुरंत आ गई। वह बेटे की देखभाल के लिए वहीं रुक गई। आरुषि रोज पट्टी बदलने आती थी। जैसे जैसे रोहन ठीक होता गया, वह और भी गुमसुम और अलग होता गया। और फिर कहा, तुम्हें अब और आने की जरूरत नहीं है। आरुषि की आंखों में आंसू आ गए। मैं शादी कर रहा हूं, उसने जोड़ा, जैसे आखिरी चोट पहुंचा रहा हो। शहर की लड़की से। आरुषि पागलों की तरह भागी, खुद को याद नहीं था। गुस्से और निराशा में, रोहन से बदला लेने की चाहत में, वह मनोज के साथ क्लब जाने के लिए राजी हो गई। एक स्थानीय लड़का जो बचपन से उसे चाहता था। वह सीधा और अच्छा था, लेकिन रोहन के बगल में वह दिखाई ही नहीं देता था। क्लब में उसने रोहन को एक अनजान लड़की के साथ देखा। दिल बैठ गया। वह मनोज से चिपक गई, उसे डांस फ्लोर पर खींच ले गई, जानबूझकर रोहन के करीब ले जाते हुए। जब रोहन ने जानबूझकर अपनी साथी लड़की को चूमा, तो आरुषि ने बिना सोचे समझे मनोज के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रोहन भीड़ से गायब हो गया। आरुषि अकेली घर लौट आई, शर्माए हुए मनोज को छोड़कर। फाटक पर रोहन उसका इंतजार कर रहा था। उसे शराब की गंध आ रही थी, नशे में था, वह रूखा था, जोर दे रहा था। उसे कोठरी में ले गया। रात एक दुःस्वप्न बन गई, डर और दर्द का मिश्रण। सुबह वह एक शब्द भी कहे बिना चला गया। आरुषि अपनी निराशा और टूटी उम्मीदों के साथ अकेली रह गई। अगले पूरा दिन वह खालीपन महसूस करते हुए पड़ी रही। शाम को तय किया कि उसे रोहन से बात करनी चाहिए। सुबह जैसे ही वह हेल्थ सेंटर आई, मनोज एस्टर फूलों का गुलदस्ता लिए आ पहुंचा। वह चमक रहा था, बता रहा था कि उसे कितना याद किया। आरुषि को इस बात का दोषी महसूस हो रहा था कि उसने उसे कैसे इस्तेमाल किया। लेकिन तभी दरवाजे पर प्रिया आ गई। आरुषि, सुनीता देवी की तबीयत खराब है, रोहन की मां, जल्दी। वे भाग पड़े। प्रिया हांफते हुए बता रही थी, रोहन सुबह सामान बांधकर कहीं दूर चला गया है। उसकी मां बेंच पर सिर झुकाकर बैठी थी और फिर गिर गई। आरुषि बेसुध सी भाग रही थी। फिर से चला गया? ऐसा कैसे कर सकता है? सुनीता देवी लकवा से टेढ़ी पड़ी थीं। आरुषि ने इंजेक्शन लगाए प्रिया को एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाया। प्रिया ने फाटक पर मनोज को देखकर उसे मदद के लिए भेजा। आरुषि सुनीता देवी के साथ शहर के अस्पताल गई। घर बार प्रिया के भरोसे छोड़कर और ग्राम पंचायत के प्रधान से गाड़ी भेजने का वादा लेकर ओए, सुनीता देवी खतरे से बाहर आ गईं। गांव की है, मजबूत है, डॉक्टर ने कहा। आरुषि घर लौट आई, थकी हुई, पर राहत महसूस कर रही थी। बस स्टॉप पर आलोक उसका इंतजार कर रहा था। फिर से पैसों की तंगी से प्रेरित उसे वापस पाने की उसकी कोशिश दयनीय थी। आरुषि ने उसे ठंडा जवाब देकर टाल दिया। वहां आया हुआ मनोज पीछ बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आलोक जाते हुए उसकी पीठ पीछे एक अपमानजनक बात कह गया। आरुषि घर भागी, आंसू रोक नहीं पाई। मनोज उसके पीछे आया, शादी की बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद आरुषि फिर से अस्पताल गई। सुनीता देवी ठीक हो रही थीं। वार्ड में आरुषि ने रोहन को मां को खाना खिलाते देखा। वह अलग सा, लगभग ठंडा था। मां से बात करके आरुषि बाहर आ गई। रोहन उसके पीछे आया। शुक्रिया कि मां को बचाया, उसने कहा, लेकिन तुरंत जोड़ा, पर दादाजी को नहीं बचा पाई, चली गई।
आरुषि ने समझाने की कोशिश की कि रामेश्वर दादा को बचाना मुमकिन नहीं था, पर उसने सुना नहीं। मैं जल्द शादी करूंगा, उसने दोहराया। आरुषि टूटने की कगार पर प्यार का इजहार किया। वो बस बेरुखी से मुस्कुराया। ठीक है, किसी और से प्यार कर लेना, तुम्हारे लिए ये आसान ही है। और मुड़े बिना चला गया। फिर से फाटक पर मनोज और उसकी मां निर्मला देवी इंतजार कर रहे थे। आरुषि ने हार मान लेने जैसा महसूस किया। किस्मत, उसने सोचा। निर्मला देवी जैसे किसी सामान का जायजा ले रही हो, घर और आरुषि को परख रही थी। सीधे सीधे बिना किसी झिझक के कहा, आरुषि गांव के लिए पुरानी कुंवारी हो गई है। मनोज देर कर रहा है। उन्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि जायदाद एक हो जाए। मरीजों द्वारा लाए गए ब्रांडी को डालकर उसने हाँ कर दी। निर्मला देवी नशे में हो गईं और सो गईं। मनोज मां के लिए माफी मांगता रहा। आरुषि उसे देखते हुए शादी के लिए राजी हो गई। रात को बिस्तर पर बगल में अनजान शरीर महसूस करते हुए वह रोई। सब कुछ रोहन के प्रति नाराजगी के कारण था। धैर्य रखो, प्यार हो जाएगा, वो खुद से फुसफुसा रही थी। उसकी बातें याद करते हुए गर्भावस्था खुशी नहीं, घबराहट लेकर आई। बच्चा रोहन का था। शादी से ठीक पहले आरुषि ने मनोज को सच बताने का फैसला किया। वह शर्मा गया, मां से बात की और उन्होंने इसे छिपाने का फैसला किया। शादी सादी तरह से हुई। मनोज काम नहीं करता था। परिवार आरुषि की कमाई से चलता था। जी मिचलाना असहनीय हो गया था। कुछ भी काम नहीं आ रहा था। आरुषि शहर गई, डॉक्टर के पास। जांचें सामान्य थीं। डॉक्टर ने बाहरी कारण का अनुमान लगाया। वापस आकर आरुषि ने मनोज और निर्मला देवी को जड़ी बूटी और लौटे हुए रोहन के बारे में बात करते सुना। दहशत के बीच से उसने समझा, उसे जहर दिया जा रहा है बच्चे को मारने के लिए, क्योंकि उन्हें डर है कि रोहन को उसके बारे में पता चलेगा और वह विरासत पर दावा करेगा। डर ने उसे लकवा मार दिया। कैसे साबित करे? जैसे ही मनोज झड़ी बूटी लेने चला गया, आरुषि मुश्किल से पैर घसीटते हुए धीरे से घर से फिसल गई और एक भूत की तरह रोहन के घर की ओर बढ़ी। केवल वहीं उसके पास सुरक्षा थी। दरवाजे पर उसकी हैरानी के लिए वह खुद खड़ा था। आरुषि को देखकर, उसके पीले चेहरे, आंसुओं को देखकर रोहन डर गया। क्या मारता है? मैं उसे पीस डालूंगा, वह चिल्लाया। नहीं, आरुषि ने जैसे तैसे कहा और उसकी हिम्मत टूट गई। सुनीता देवी के घर में उनकी देखभाल से गर्माहट पाकर आरुषि ने सब कुछ बताया। गर्भावस्था के बारे में, रोहन के पिता होने के बारे में, जहर दिए जाने के बारे में। सुनीता देवी दहशत में आ गईं। रोहन सुनते हुए मुट्ठियां भींच रहा था। वे मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, वे गुर्राया। सुनीता देवी ने प्रकाश जी को फोन किया। अपने दोस्त जो पूर्व पुलिस अधिकारी थे, वह आए, बात सुनी, शांति से स्थिति का जायजा लिया। जड़ी बूटी के निशान रह जाएंगे, उन्होंने कहा। अधिकार चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, जो वर्तमान में जांच अधिकारी था। आरुषि को घर में रहने, किसी को दिखाई न देने के लिए कहा गया। अगली सुबह रोहन ने उससे जगाया। मुस्कुरा रहा था। उठो बहादुर, उसने कहा। बयान देना है। तुम्हारे रिश्तेदारों को ले गए हैं। उसने बताया कैसे मनोज और उसकी मां घबराहट में घर लौटे, आरुषि को ढूंढा और गाड़ी में जड़ी बूटी छोड़ दी। प्रकाश जी और उनके बेटे को सबूत मिल गए। आरुषि ने बयान दिया। बहुत समय बाद पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया। सुनीता देवी और प्रकाश जी की देखभाल से घिरी हुई। रात को रोहन उसके कमरे में आया। बगल में लेट गया, गले लगा लिया। वह उसकी बाहों में सो गई, खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए। सुबह वह नहीं था। सुनीता देवी रसोई में बैठी थीं, परेशान। चला गया, उसने कहा। कहाँ? खुद को समझने की जरूरत है। आरुषि को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर से वह काम पर लौट आई। जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। सुनीता देवी और प्रकाश जी उसके असली परिवार बन गए थे, उसकी देखभाल करते थे। रोहन की कोई खबर नहीं थी। मनोज और उसकी मां पर मुकदमा खत्म हो गया था। आरुषि को उनकी चीखों और गालियों से हॉल में ही चक्कर आ गया और उसे पहले ही ले जाया गया। प्रसव पीड़ा अचानक शुरू हो गई। आरुषि ने खुद एम्बुलेंस बुलाई। वार्ड में उसके साथ दो और औरतें लेटी थीं। एक तीसरे बच्चे का इंतजार कर रही थी, दूसरी आरुषि की तरह
पहले बच्चे का। दोनों को उनके आदमियों ने छोड़ दिया था। आरुषि अपनी कहानी बता रही थी, जिसे सुनकर उन्हें भी समझ आ रहा था। एक बेटी पैदा हुई। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी। आरुषि अपनी छोटी सी राजकुमारी के बारे में सोचते हुए नींद में डूब गई। सुनीता देवी रोज फोन करती थीं, आती थीं, खुशी से रोती थी। छुट्टी के दिन मौसम जैसे कहा गया हो, लंबी बारिश के बाद साफ हो गया। आरुषि सामान बांध रही थी। वार्ड की पड़ोसी ने उससे गले लगाया, तुम्हारा रोहन जरूर सुधर जाएगा। आरुषि बस उदास होकर मुस्कुरा दी। वह मैटरनिटी होम के हॉल में आई। ठीक उसके सामने रोहन खड़ा था, सूट में, अजीब तरह से गंभीर। नर्स बच्चे को लेकर आई। रोहन उसकी ओर भागा। क्या आप पिताजी हैं? नर्स ने सख्ती से पूछा। उसने उलझन में सिर हिलाया। नर्स ने बच्चे का बंडल उसके हाथों में दे दिया। उसने अंदर झांका, आरुषि की ओर आंखें उठाईं। ये कितनी छोटी सी है। आरुषि कांप उठी। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने तेज आवाज में पूछा। तुम्हें लेने आया हूं, उसने जवाब दिया। जरूरत नहीं थी, आरुषि ने बेटी को लेते हुए कहा। हम खुद ही संभाल लेते। वह निकलने लगी। रोहन पीछे भागा, आगे निकल गया, उसके सामने रुक गया। चेहरा पीला पड़ गया। आरुषि, मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था, मुझसे शादी कर लो। आरुषि ठिठक गई। हाँ कहने का इतना मन कर रहा था, पर उसने खुद को रोका। मैं सोचूंगी, उसने जवाब दिया। उनकी ओर सुनीता देवी और प्रकाश जी जल्दी जल्दी आ रहे थे। आरुषि बेटी! सुनीता देवी ने उससे गले लगा लिया और आरुषि की आंखों में आंसू आ गए। बेटी! कितने सालों से उसने ये शब्द नहीं सुना था। गाड़ी में बैठ गए। रोहन गाड़ी चला रहा था। आरुषि देख रही थी कि वह कितनी सावधानी से गड्ढों से बच रहा था, जैसे वह सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि कीमती शीशा ले जा रहा हो। सुनीता देवी झुकी और फुसफुसाईं, सही किया आरुषि। मेरा बेटा भले ही थोड़ा नासमझ है, पर उसे समझने दो कि वह कितना गलत था। और ऐसे सीधा बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरुषि धीरे से हंसी। ऐसी सास के साथ लगता है उसकी किस्मत अच्छी थी। शादी 3 महीने बाद वैसी ही हुई जिसका आरुष ने हमेशा सपना देखा था। शानदार जोड़ा, मेहमानों से भरा घर, हंसी, शुभकामनाएं। रोहन इन महीनों में दुबला हो गया था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। काम के बाद वह उसके पास भागा आता था। बेटी को खिलौनों, किताबों से भर देता था। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो यह चित्र बनाएंगे, वह कहता था, रंग भरने वाली किताबें दिखाते हुए। आरुषि उसे देखते हुए बस सिर हिलाती थी। मैं तुम्हारा क्या करूं? वह मुस्कुराई। देखभाल करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। वह सहमत हुआ, उसे गोद में उठा लिया। तुम सबसे खुश रहोगी, मैं वादा करता हूं। और उसे विश्वास था